सबसे पहले तो मन्नारे जगदीश भाई को मैं नमन करता हूं और हमारे पुरखों को नमन करता हूं। साथियों, आज यो जन सैलाब यहां हम देख रहे हैं, ये जन सैलाब अगर किसी की वजह से उमड़ा है तो फलासिया तहसील के अंदर इस जन सैलाब उमड़ने का पूरा क्रेडिट एक ही शख्स को जाता है, वो है हमारे मन्नारे जगदीश भाई पांडो। आज विश्व आदिवासी दिवस है और पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में इसको मनाया जा रहा है धूमधाम से। पूर्वी राजस्थान से मुझे कई निमंत्रण है कि आपको वहां आना है, वहां बोलना है, और मेरे पास जगदीश भाई के पिताजी का फोन आया और अर्जुन भाई आपको यहाँ आना पड़ेगा। जो हमने वैचारिक क्रांति करते हुए, जन जागरण करते हुए जो रिश्ता मन्नारे जगदीश भाई से बनाया था, उस रिश्ते की बदौलत मैं 3 कार्यक्रमों को छोड़कर आज आप लोगों के बीच आया हूं। और कांति दादा ने जो आह्वान किया, कहा कि अर्जुन भाई हमारे लोगों को वो संदेश देना है ताकि आगामी चुनावों पर उसका असर पड़े। तो मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा और सभी मुद्दों पे बोलूंगा जो आदिवासी समुदाय आज के समय में उनसे प्रभावित हो रहा है या फिर जो उत्पीड़न आदिवासी समुदाय पर जारी है। साथियों, आप सभी ने हाल ही में मणिपुर का एक वीडियो देखा होगा और वीडियो देखने के बाद आपका जो दिल है, जो आपका दिमाग है, उसने काम करना बंद कर दिया होगा और आपने सोचा होगा कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है। तो साथियों, पिछले लगभग 100 दिनों से एक आदिवासी राज्य है और वहां का एक आदिवासी समुदाय है, कुकी आदिवासी समुदाय, वो जल रहा है। कुकी समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और जो केंद्र सरकार है वो तमाशा देख रही है। ये तमाशा उसी तरीके से है जो ये वर्तमान की केंद्र सरकार है, वो यही करती है कि राजस्थान में कभी गुर्जर मीणाओं को लड़ा दो, गुजरात में किसी और समुदाय को लड़ा दो, महाराष्ट्र में मराठाओं को लड़ा दो। तो यही लड़ाई केंद्र सरकार ने मणिपुर में किया है। वहां उन्होंने एक गैर आदिवासी समुदाय है जो मेतई समुदाय है और हाई कोर्ट ने उसे आरक्षण देने की घोषणा कर दी। इसके विरोध में कुकी समुदाय उतर पाया और कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया कि जो लोग गैर आदिवासी है उन्हें आदिवासी आरक्षण न दिया जाए। लेकिन इसकी जो मुख्य कड़ी है वो केवल आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई है। मुख्य लड़ाई ये है कि कुकी समुदाय जो रहता है वो जंगलों में रहता है और जिन जंगलों में रह रहा है वो प्राकृतिक संसाधनों से बिल्कुल भरे पूरे हुए हैं। तो आदिवासी समुदाय की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो एक ऐसे समुदाय को आरक्षण दिया जाए ताकि उस समुदाय की जमीनों को हड़पा जा सके, इसलिए उस मणिपुर के अंदर मेतई समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है और हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनों को, उनके जंगलों को छीनने की कोशिश की जा रही है। और आज आदिवासी दिवस के मौके पर मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि हमें उसका विरोध करना है। देश के अंदर, खासकर हमारे पूर्वी राजस्थान में आज बीजेपी के बड़े नेता आदिवासी दिवस मना रहे हैं और वो लाखों की भीड़ आई हुई है। वहां मणिपुर पर कोई बात नहीं होगी, वहां जल जंगल जमीन पर कोई बात नहीं होगी। और एक ये भी कारण था कि मैं यहां दौड़ा चला आया, क्योंकि यह जो विचार की आदिवासी परिवार ने पिछले 5-6 साल में पैदा करी है, वैसी विचार की पूरे देश में किसी भी संगठन ने आज तक पैदा नहीं करी है। साथियों, दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी,
आजकल दक्षिणी राजस्थान बहुत आ रहे हैं और पूर्वी राजस्थान भी आ रहे हैं। पिछला जो चुनाव हुआ तो पूर्वी राजस्थान में 39 विधानसभा सीटें हैं। 39 में से बीजेपी के पास केवल 4 विधानसभा सीटें हैं। और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी परिवार एक नई चुनौती बनकर उभरा है और हम देख रहे हैं कि हमने 2 विधायक तो विधानसभा में पहुंचा चुके हैं। हम 2-4 चुनाव, एक उपचुनाव हुआ और 2-4 सीटें हम ऐसी हारे जिनमें मार्जिन बहुत कम था। अब कांग्रेस और बीजेपी को भी लग गया है कि आदिवासी परिवार ने एक सोया हुआ समाज, जिन्हें धर्म रूपी पाखंड रूपी गुलामी ने जकड़ रखा था, उस धर्म रूपी और पाखंड रूपी गुलामी से आदिवासी परिवार ने आजाद करा दिया है और यहाँ के लोगों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना विकसित कर दी है। और इस वजह से हमें आगामी विधानसभा चुनाव में दक्षिणी राजस्थान भी खोना पड़ सकता है। इस कारण दोनों दलों के नेता आजकल दक्षिणी राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। आज भी हमारा मानगढ़ धाम है, हम आदिवासियों का विरासत स्थल है। हम आदिवासियों के पुरखों ने वहां अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। वहां पर कांग्रेस के नेता आए हुए हैं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी बहुत बातें करते हैं आदिवासियों को लेकर कि आदिवासी है, हम आदिवासी को आदिवासी बोलते हैं। अरे भाई, कोई एहसान करते हो क्या आदिवासी को आदिवासी बोलकर? बात यह है कि आपकी सरकार ने हमारे हजारों युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं कांकरी डोंगरी आंदोलन को लेकर। आप घोषणा करिए कि सारे केस आज हम वापिस लेते हैं, हिम्मत आप में, नहीं तो ये झूठा आदिवासी प्यार दिखाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आदिवासी परिवार ने इतनी जन चेतना तो यहाँ के समुदाय में विकसित कर दी है कि आदिवासी परिवार का ढोल केवल दक्षिणी राजस्थान में नहीं, पूर्वी राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, देश भर में बज रहा है। और आपने देखा होगा जब मानगढ़ पे अभी आदिवासी परिवार ने रैली करी तो पूरे देश भर से विभिन्न समुदायों के लोग, चाहे उसमें जाट हो, मीणा हो, गुर्जर हो, सिख हो, सब समुदायों के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। और यह है आदिवासी परिवार, और यह सिर्फ आदिवासी परिवार के लोगों की वजह से हुआ है और मन्ना रे जगदीश भाई जैसे लोगों की वजह से हुआ है। साथियों, सरकार एक बिल लेके आ रही है, यूसीसी बिल। मुझे शर्म आती है कि मैं उस आदिवासी मीणा समुदाय से हूं। शर्म आती है इस बात पर कि मेरे ही आदिवासी मीणा समुदाय के एक नेता हैं जो खुद को तथाकथित आदिवासी नेता, सबसे बड़ा नेता कहते हैं। उन्होंने ये यूसीसी बिल प्राइवेट बिल के तौर पर संसद में पेश किया और इस बात पे मुझे शर्म है कि मेरा नेता, मेरे समुदाय का नेता इसका हिस्सा बना और उसकी वजह से हम आदिवासियों पे एक खतरा मंडरा रहा है। अगर यूसीसी बिल पेश होता है, सरकार तो धर्म की राजनीति करने के लिए, प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा, नहीं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो आदिवासी समुदाय को होगा। हमारे कस्टमरी लॉ है, हमारे खुद के कानून हैं, हमारी खुद पे विवाह पद्धति है, हमारे ऊपर हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता है। जो कानून हम पे लागू नहीं होते, अगर वो यूसीसी बिल आया तो हम भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो हम सभी लोगों को इस यूसीसी बिल का भी विरोध करना है, क्योंकि अगर यह आ गया तो हमारी जो पहचान है, आदिवासी रूपी जो पहचान है, उस पहचान को खत्म कर दिया जाएगा, हमारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस यूसीसी बिल का विरोध करना है। और सरकार चेत भी गई है, क्योंकि देश के अंदर विभिन्न हिस्सों के अंदर आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध दर्ज कराना चालू कर दिया है। और उसके बाद बीजेपी के नेता कहने लगे कि हम यूसीसी बिल से आदिवासियों को बाहर रखेंगे। तो साथियों, थोड़ी सी और ताकत दिखाइए, उन्हें एहसास होगा। अभी तो के लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़े दिनों में आदेश निकाल देंगे, हम आदिवासी समुदाय को यूसीसी बिल से बाहर रखते हैं। और हम कहेंगे इस देश के अंदर सभी लोगों को अपना धर्म, अपना कस्टम मानने का अधिकार है। तो इस यूसीसी बिल का विरोध हमें करना है। एक मांग और है, एक कानून
हमारे लोग कर रहे हैं डीलिस्टिंग। आपके उदयपुर में भी रैली हुई। कुछ है हमारे जिनको जगदीश दादा कहा करते थे आंडू पांडू, आगे मैं नहीं बोलूंगा, इस तरीके की भाषा कहा करते थे। कुछ हमारे समुदाय के आंडू पांडू लोग हैं जो चंद पुड़ियों के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने वहां रैली करी और कहा कि जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं या फिर मुस्लिम बन चुके हैं या बौद्ध बन चुके हैं, उनका आरक्षण खत्म करो। और हमारे पूर्वी राजस्थान के नेता किरोड़ी लाल जी भी कहते हैं कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानता है उसका भी आरक्षण खत्म करो। मैं इस मन से कहता हूं, मैं आदिवासी हूं, हिंदू नहीं हूं। और अगर हम पे हिंदुत्व का प्रभाव है तो वो यहाँ पर हिंदुत्व की एजेंसियां काम करती थी, उनकी वजह से है। अगर आपको डीलिस्टिंग करनी है तो सबसे पहले उन आदिवासियों को बाहर करो जिनकी आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने, आपके संस्थानों ने हिंदू बना दिया है। हमारी मांग थी, जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा के अंदर हमारे लिए बोले, उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। हम सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं और आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। लोकतंत्र हमारी रगों रगों के अंदर भरा हुआ है और मैं इस संविधान सभा के अंदर आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासी शब्द की मांग करता हूं। तो साथियों, अभी जनगणना होनी है और हमें धर्म कोड के रूप में, जो हमारा धर्म कोड था, हम आजादी से पहले हमें आदिवासी माना जाता था और उसके बाद एसटी बना दिया गया। और जब जनगणना होती है तो उसमें कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अदर्स का भी कॉलम नहीं है। हमें भरने का मौका ही नहीं दिया हम ये कह सके कि हम आदिवासी हैं। इस कारण साथियों मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सब लोग धर्म कोड की मांग करिए और जो आगामी जनगणना होने वाली है उसमें कहिए कि हमें डीलिस्टिंग विलिस्टिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए धर्म कॉलम। और हम ये कह सकेंगे कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि इस देश के अंदर कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं और कितने आदिवासी हैं। और तब तुम्हें पता लगेगा कि इस देश का अगर कोई सच्चा मालिक है, इस देश का असली कोई स्वामी है तो वह आदिवासी समुदाय है। तो साथियों, हमें हमारे नेताओं से यह भी मांग करनी है कि तुम हमारे लिए डीलिस्टिंग विलिस्टिंग छोड़ो, ये छोटी बातें हैं। और धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। आप हमारे लिए अलग से धर्म कॉलम की मांग करिए। साथियों, इसके अलावा 5वीं अनुसूची पे हमारे साथी पहले काफी बोल चुके हैं। मैं संक्षिप्त में ये बात कहूंगा 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट को लेकर कि जो 5वीं अनुसूची है वो आदिवासियों का एक तरीके से धर्म ग्रंथ है और ये हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। संविधान में 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, लेकिन 5वीं अनुसूची को लागू नहीं किया गया है जमीनी स्तर पर। इसका लागू होना क्यों जरूरी है, यह सबसे महत्वपूर्ण आपको समझना होगा। अगर 5वीं अनुसूची जमीनी स्तर पर लागू हुई तो मन्नारे जगदीश भाई के भाई मनीष भाई ने भी बताया था कि हमें परमिशन लेने की मना कर दी थी। अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है तो हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी आना होगा तो हम आदिवासियों से परमिशन लेनी होगी कि तुम हमारे इलाके में आओगे नहीं आओगे। क्योंकि 5वीं अनुसूची हमें प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देती है, जल जंगल जमीन पर स्वामित्व का अधिकार देती है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है। केवल कागजों में आज भी उस पे धूल छा रही है। तो इस धूल को अगर हटाना है तो आप सभी आदिवासी समुदाय के लोगों को, ऐसे आदिवासी नेताओं को विधानसभा में पहुंचाना होगा जो आपके लिए आवाज बुलंद करें। आगामी चुनाव है 2023 में विधानसभा के, ध्यान रख लीजिए कौन लोग आपकी आवाज बनते हैं, कौन लोग आपके पुरखों को पूछते हैं, कौन लोग आपके लिए लड़ते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग
आज मानगढ़ धाम पे गए हैं, वहां उन्होंने हमारे पूरे पुरखों की भी फोटो लगाई होगी। वहां एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ बिरसा मुंडा होंगे। उनका सबसे बड़ा भगवान राहुल गांधी है। वो हम आदिवासियों के पुरखों को भगवान नहीं मानते। वो टिकट की आड़ में मानगढ़ गए, वो आपकी दलाली करने मानगढ़ गए। तो उन दलालों को इस आगामी चुनाव में हरा दीजिए और आदिवासी परिवार के उन लड़ाकों को विधानसभा पहुंचाइए जो आपके लिए लड़ते हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद महसूस किया है। पिछली बार हम कार्यक्रम में आए थे, राणा पंजा भील की जयंती मनती है। राणा पंजा भील को ये लोग कहते हैं कि राजपूत है। हम कहते हैं इस मन से राणा पंजा भील आदिवासी थे, आदिवासी है, आदिवासी रहेंगे। लेकिन आज से पहले ये हिम्मत किसी कांग्रेस और बीजेपी के नेता की हुई नहीं। ये हिम्मत मल्लारे जगदीश भाई जैसे लोगों की, कांति भाई जैसे लोगों की, बाबा दादा जैसे लोगों की वजह से हुई है कि एक आम आदिवासी भी खड़ा होकर कह सकता है कि राणा पंजा भील आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे। तो साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है, आगामी चुनाव में ऐसे ही लोगों को विधानसभा में पहुंचाना है जो आपके लिए लड़े, आपके पुरखों को सम्मान दे और आपके बीच रहे। वो आप लोग तय करेंगे। आदिवासी परिवार की खुद एक सिलेक्शन प्रणाली है, जाजम प्रणाली है। उस जाजम प्रणाली से आप कैंडिडेट तय कीजिए और उन्हें विधानसभा लोकसभा भेजिए। आप तो अचंभा करेंगे, इस सिलेक्शन प्रणाली का प्रभाव पूर्वी राजस्थान में भी हो रहा है। वो कहते हैं, एक विधायक है, 2-3 विधायक है, राजकुमार भाई मुझे बता रहे थे कि अर्जुन भाई वो बोलते हैं कि तुम्हारे आदिवासी परिवार को इधर मत ले आना, नहीं तो ये पूरा का पूरा 35 विधायक जो एसटी के पहुंचते हैं 50 की संख्या हो जाएगी और तुम्हारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो नहीं चाहते कि पूर्वी राजस्थान के मीणा और दक्षिणी राजस्थान के भील गलासिया सब एक हो जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग एक हो गए तो मुख्यमंत्री हमारा होगा और इस देश के गोंड, संथाल, मीणा सब लोग भी, सब गलासिया सब एक हो गए तो प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। हमें रबर स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रधानमंत्री, हमें चाहिए मुख्यमंत्री। और हम वादा करते हैं कि जिस स्पीड से आदिवासी परिवार जैसे संगठन, चाहे जैस परिवार हो, आदिवासी परिवार हो, जिस तरीके की स्पीड से हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एक दिन जगदीश भाई ने जो सपना देखा था, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था भील प्रदेश का, वो भी पूरा होगा और हमारा खुद का मुख्यमंत्री होगा। और सब समुदाय जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद सब समुदाय एकजुट हो जाएंगे तो इस देश की धरती पर पहला आदिवासी प्रधानमंत्री भी हम बिठाएंगे। साथियों, एक 5वीं अनुसूची से संबंधित ही एक पैसा एक्ट है, 1996 में बना पैसा एक्ट। सबसे बड़ी ग्राम सभा का मुहिम कहती है कि सबसे बड़ी कोई है इसके अंदर, न संसद, न विधानसभा, न लोकसभा, सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आप किसी भी आदिवासी इलाके के अंदर कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकते। लेकिन पैसा एक्ट को इतना कमजोर कर दिया गया है और लगातार कमजोर किया जा रहा है और उसके लूप होल होने जा रहे हैं। आप मानिए, बस्तर, सिलगे, नेतरहाट के जो आंदोलन चल रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पूंजीपतियों के दलाल हैं, वो लोग फर्जी ग्राम सभाएं बना रहे हैं। जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनके भी सिग्नेचर करके ग्राम सभा की मीटिंग करा दी जा रही है और इस तरीके से ग्राम सभाओं को कमजोर किया जा रहा है। साथियों, इसलिए हमें इस लड़ाई को भी लड़ना है। पैसा एक्ट को और मजबूत बनाया जाए, ग्राम सभाओं को पूरी पावर दी जाए और 5वीं अनुसूची को धरातल पर पूर्णतः लागू किया जाए। यह हमारी इस आदिवासी मौके पर यह मांग होनी चाहिए। केवल हम इतना कहकर भी हम रुक नहीं सकते हैं कि देश के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ साथ जो हो रहा है वो सब चीज दिख रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई घटना हमारे सामने घट जाती है तो वो हमारी नजरों में आ जाती है। जैसे कि हमारे भाई कार्तिक भील को मारा गया, जिस तरीके से अभी गोगुंदा के अंदर एक आदिवासी महिला को मारा गया,
इससे पहले मालवी के अंदर पूजा भील को मारा गया, हाल ही में ट्रेन के अंदर टीकाराम मीणा को मारा गया। ये घटनाएं तो हमारी नजरों में आ जाती है और इनके खिलाफ हम अपनी आवाज भी बुलंद कर देते हैं। लेकिन सरकार के जो रवैये हैं, अलग अलग जो घटनाएं होती है, अलग अलग समाजों के लोग मारे जाते हैं, उनको मुआवजा राशि अलग मिलती है। और अगर कोई आदिवासी या मुस्लिम कोई एससी का आदमी मारा जाता है तो उसकी मुआवजा राशि अलग हो जाती है। और ये काम लोक कल्याणकारी तथा कथित जन कल्याणकारी गहलोत सरकार कर रही है। उदयपुर के अंदर एक आदमी की हत्या हुई, देश भर के नेता वहां पहुंचे, लोग वहां पहुंचे, करोड़ों का मुआवजा दिया, तत्काल 2 नौकरी दे दी। और कोई हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटता है, हमारी बहन बेटी की हत्या करता है, हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो उनको मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। ये तथाकथित आदिवासी प्रेमी तथाकथित सरकार जो है ये कांग्रेस, इसका रवैया आप देख लीजिए। इसके अलावा संसद के अंदर अभी एक संशोधन विधेयक आ रहा है। आप सब जानते हैं कि हमें जंगल के अंदर जो अधिकार मिले हुए हैं, वन अधिकार कानून जो आया था, हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे जो समझदार नेता थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके वो कानून बनवाया था और तब जाके वो कानून बना था। उस कानून को ये केंद्र सरकार कमजोर कर रही है और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लेकर आ रही है। इसका प्रभाव क्या होगा ये समझने की सबसे बड़ी जरूरत है। जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की बात है, 5वीं और 6ठी अनुसूची की जो बात है, पैसा की जो बात है, वनाधिकार कानून की जो बात है, उन्हें वो खत्म कर देगा इंटरनली, उनको खत्म कर देगा गलत तरीके से। होगा क्या, सरकार आएगी और कहेगी कि हमें सीमावर्ती जिलों की बात कर लेते हैं जिन्हें अलग अलग देशों से जो राज्यों की सीमाएं मिलती है। जैसलमेर में जाके सरकार कह देगी, गुजरात में जाके सरकार कह देगी, नॉर्थ ईस्ट में जाके सरकार कह देगी कि हमें अब छावनी बनानी है, खाली करो जंगलों को तुम्हारे को, और हम आदिवासियों को जंगल खाली करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो विधेयक आ रहा है इससे हमारे पूरे अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो हमें हमारे नेताओं को, जो नेता आपने चुन के भेज रखे हैं, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, उनसे सवाल कीजिए कि आपकी सरकार हमारे खिलाफ एक विधेयक लेके आई थी, क्या आपने विरोध किया था? अगर वो कहते हैं नहीं किया था तो उनके जूते मारो, कहो कि जब हमारी जमीन ही नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे भाई। असली लड़ाई तो जमीन की है, पूरी दुनिया में लड़ाई जमीन की है, पैसे की कोई लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया में लड़ाई जमीन की है। अगर कोई आदमी पैसे वाला बनता है तो सबसे पहले जमीन ही खरीदता है। और मैंने यहाँ बसंती लाल जी से बात करी तो वो कह रहे थे, और कांति दादा भी कह रहे थे कि अर्जुन भाई वहां जाओ तो आप बोलना, क्योंकि आप लोगों ने वो दुख झेला है कि ये हाईवे बना है, हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन है, कितने लोगों ने यह जमीन बेच दी। सुना है हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गैर आदिवासियों को जमीन बेच रहे हैं, क्या ये बात सच है या झूठ है? बताइए आप, बेच रहे हैं नहीं बेच रहे? बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई? जमीन की कीमत है, जमीन रहेगी तो सब अधिकार रहेंगे, सब कुछ कर लोगे, अगर जमीन नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। आज से वर्षों पहले जयपुर, अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर के आसपास मीणाई बसते थे, पूरी जमीन मीणाओं की हुआ करती थी, सैकड़ों सैकड़ों बीघा। आज जिन लोगों ने वो जमीन बेच दी, उनके पास 2-2 एकड़ के टुकड़े नहीं रहे, 200-200 वर्ग गज के मकान नहीं रहे उनके पास। अपनी जमीन मत बेचो। अगर तुम्हें इतनी जरूरत है, वो जमीन अगर रोड पे आपकी है तो उस पर कोई धंधा खोलो, कोई होटल खोलो, क्योंकि आपको केवल सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होना है, आपको आर्थिक रूप से भी जागरूक होना है। क्योंकि आर्थिक संबल होगा तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकेंगे। तो खुद को आर्थिक मजबूत भी करिए, केवल सरकारी नौकरी के पीछे भी नहीं भागना। ये बात हम पूर्वी राजस्थान में भी कहते हैं। हमारे समुदाय में क्या है, मीणा समुदाय में कोई भी बाप अपनी बेटी को गैंगमैन के दे देगा या किसी चपरासी को दे देगा, केवल सरकारी नौकरी होना चाहिए। लेकिन कोई लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, लाखों कमा रहा है, उसको अपनी बेटी नहीं देगा। ये जो सोच है सरकारी नौकरी की, इसको भी खत्म करना होगा और हमें काम धंधों में भी घुसना होगा। हमें होटल खोलने होंगे, दुकान खोलनी होगी, बिजनेस खोलने होंगे, तब हमारा समुदाय आगे बढ़ेगा। और इस दिशा में हमें अभी से ही कदम बढ़ाने होंगे साथियों। और साथ में
शिक्षा की बात मनीष भाई ने पहले कर दी थी, लेकिन मैं भी कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी सुल्तान जी खेरवाड़ा में प्रिंसिपल रहे हैं। मैं कई बार झाड़ और कोटला आ चुका हूं। मेरे मामा जी भी यहाँ रहे हैं। तो मैंने एक चीज देखी, मैं एक बार यहाँ आया, मैंने ये बात सलूमबर में भी कही और ये कहना जरूरी है। आज से 12 साल पहले की बात है, शायद 10 या 12 साल पहले की एग्जैक्ट। उस टाइम 3rd ग्रेड वैकेंसी का रिजल्ट आया हुआ था टीचर का, और किसी शिक्षक को नियुक्ति मिली आपके कोटला के एक गांव के अंदर। कोटला के गांव के अंदर उसको नियुक्ति मिलती है, तो वो वहां जाता है और देखता है और फोन करता है जिला शिक्षा अधिकारी को कि साहब यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है जहां मुझे आपने ज्वाइनिंग दी है। जिला शिक्षा अधिकारी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ तो लोग कर्मचारी उसके नाम पे फंड उठा रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि वहां कोई स्कूल ही नहीं है। वो कहता है साहब कोई स्कूल नहीं है, मैं वापिस उदयपुर आ रहा हूँ। वो आदमी वापिस उदयपुर पहुंचता है और वो कहता है अगर स्कूल है तो आप मुझे लेके चलिए। वहां के लोग, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ आते हैं, गांव में देखते हैं कि स्कूल के अंदर तो पेड़ पौधे खड़े हो गए, स्कूल की बिल्डिंग ही ढक गई है। और वो लोग, स्कूल की बिल्डिंग ढक गई है, क्या कारण था? कारण सिर्फ एक था कि हम जागरूक नहीं थे। अगर हम जागरूक होते तो हमें ये पता होता कि कोई स्कूल यहाँ चल रही है और उसका शिक्षक पिछले 6 साल से फंड उठा रहा है। ये बात आपको पता नहीं लगी, ये बात उस शिक्षक की वजह से लोगों को पता लगी। तो ऐसा इस इलाके के अंदर काफी जगह हो रहा है। आपको ग्राम सभा हमारी होती है, ग्राम पंचायत होती है, गांव स्तर पर एक कमेटी बनाई है, छोटी छोटी कमेटियां, जो बेरोजगार युवा हैं वो युवा बच्चों को पढ़ाएं, इस पे भी जोर देना है। साथ में उन स्कूलों का निरीक्षण करें। अभी तो हमारे आदिवासी परिवार के बहुत सरपंच बन गए, बहुत प्रतिनिधि बन गए, पंचायत समिति बन गए। मैं उन सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, इन स्कूलों का टाइम पे निरीक्षण करें। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा योग्य कोई शिक्षक कहीं पढ़ा रहा है तो प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल के अंदर है। बस वो हमारी लापरवाही है कि वहां हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें जूते के जोर पर, लठ के जोर से, प्यार मोहब्बत से कैसे भी करके शिक्षा को बढ़ावा देना, उन शिक्षकों को कहना है कि आप हमारे बच्चों का, अपने बच्चों की तरह ध्यान रखिए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। साथ में भंवर दादा की तरफ से, कांति दादा की तरफ से हमारी महिलाओं के लिए एक मैसेज है कि ये हमारे पूर्वी राजस्थान में भी हो रहा है कि हम आडंबर पाखंडवाद की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये यात्राओं में जाना छोड़िए, मंदिरों में जाना छोड़िए। आपका मंदिर शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां से निकलोगे, आपका बच्चा वहां से निकलेगा तो वो एजुकेटेड होगा, नौकरी लगेगा, कोई काम धंधा करेगा। ये मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होगा, ये हमारा ही पैसा जाएगा और वो दूसरे लोगों के पास जाएगा, वही लोग हमारे शोषण करेंगे। तो ये मंदिरों में दान देना बंद कर दीजिए, मंदिरों में जाना छोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं जाना है तो अपने बच्चों के साथ शिक्षा के मंदिर में जाइए, देखिए कि वहां वास्तव में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर स्कूल में किसी चीज की कमी है, स्कूल टेबल किसी के भी लिए, तो वहां चंदा दीजिए। ये नैतिक जिम्मेदारी आपको निभानी है। मैं बस 2 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर कांति दादा लड़ेंगे कि तुम्हें मैंने भेजा था, इतना बुलाया था, तुम पूरी बात नहीं करके आए। एक बात, एक नई शिक्षा नीति आ रही है, उसका भी विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे आदिवासी समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा खत्म हो जाएगी। हम उस शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे प्रोफेसर्स नहीं बन पाएंगे भाई। तो जो नई शिक्षा नीति है उसका भी विरोध करना बहुत जरूरी है। और ये नई शिक्षा नीति क्या करेगी? ये नई शिक्षा नीति केवल आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने की एक परिकल्पना है। इस कारण हमें इसका विरोध करना है। और साथियों, जो हमारे नायक इतिहास की किताबों से गायब कर दिए गए, वो इतिहास लेखन की जिम्मेदारी भी हमें दोबारा उठानी होगी। कुछ लोग लिख रहे हैं, इतिहास लेखन के नाम पे कुछ चीजें लिखी जा रही है, लेकिन आप देखिए हमारे पुरखों को किस तरीके से गायब कर दिया गया। महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस महाराणा प्रताप ने अपना साम्राज्य हमारे राणा पंजाब भील की वजह से हासिल किया, उस राणा पंजाब भील को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। क्यों किया गया भाई? क्योंकि हम आदिवासी हैं,
इस देश के अंदर तिलका मांझी का इतिहास गायब कर दिया गया, टांडा मामा भीम का इतिहास गायब कर दिया गया। कौन लोग थे जिन्होंने हमारा इतिहास गायब कराया, और किन लोगों ने हमें दूसरा इतिहास पढ़ाया, किन लोगों ने हमें धर्म की किताबें पढ़ाई, ना कि हमारे पुरखों को याद किया, ना हमें हमारे पुरखों से रूबरू होने का मौका दिया। इस कारण हमें हमारे पुरखों से भी रूबरू होना है, क्योंकि जो ताकत हमें हमारे पुरखों से मिलती है वो हमें किसी काल्पनिक ईश्वर से नहीं मिल सकती। आज अगर मेरे अंदर इतना जोश है तो हमारे पुरखों की वजह से है, जगदीश भाई जैसे साथियों की वजह से है। साथियों, मैंने पहली बार जब जगदीश दादा को राणा कुंजा भीम की जयंती के मौके पे सुना था, तब मैंने देखा था कि वास्तव में आदिवासी परिवार के अंदर या पूरे दक्षिणी राजस्थान के अंदर देश भर में अगर कोई 10 शेर मेरे से पूछे जाए तो मैं कहूंगा कि जगदीश भाई उनमें से एक शेर थे। अगर जगदीश भाई जिंदा होते और आज ये दिन देख रहे होते तो उन्हें गर्व होता कि उनने जो जन जागरण किया था वो सफल हो गया है। ये हजारों की भीड़, मुझे नहीं लगता जो किराए की भीड़ मानगढ़ धाम पे पहुंची होगी उससे जागरूक भीड़, ईमानदार भीड़ ये है। ये एक इंसान यहाँ मौजूद है, ये आदिवासियों का सच्चा डीएनए है। इसके अंदर दलाली नहीं है, इसे पार्टियों के अंदर की मुनाफाखोरी इसे नहीं चाहिए। ये सबसे ज्यादा अंदर है तो जो सच्चे आदिवासी है वो अभी यहाँ बैठे हैं, और जो दलाली कर रहे हैं वो मानगढ़ धाम बैठे या फिर वो जय श्री राम कहने वालों के साथ बैठे होंगे। तो साथियों, मैं अंत में अपनी बात खत्म करूं उससे पहले सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जगदीश भाई का दो चार जो चीजें हैं वो आपको मैं गिनाना चाहता हूं। जगदीश भाई ने नॉन टीएसपी के जो शिक्षक थे उनके लिए कहा था कि इनके तबादले करो, टीएसपी एरिया के अंदर टीएसपी के शिक्षक होनी चाहिए। और जगदीश भाई ने जो मांग करी वो मांग में सफल हो चुकी है। ये जगदीश भाई की जीत है। जगदीश भाई ने बात करी थी कि फलासिया को तहसील बनाई जाए, फलासिया आज तहसील है। ये जगदीश भाई का संघर्ष है। साथियों, जगदीश भाई जब राणा कुंजा भीम की जयंती के मौके पे आए थे तो जगदीश भाई ने एक बात कही कि हमारे आदिवासियों को यहाँ पर 2 बांध बन रहे हैं। बसंती लाल जी ने उन 2 बांधों के नाम भी बताए, बांगेल बांध और एक और बांध है। इन बांधों की वजह से हमारे आदिवासी भाई विस्थापित होंगे। इस कारण हमें इस तथाकथित विकास का जो चोचला सरकार उड़ती है इसका भी विरोध करना है, क्योंकि हम हमारी जंगल जमीन नहीं खोना चाहते। हमने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना एक गुजरात के अंदर, वहां गांवों के गांव उजाड़ दिए आदिवासियों के। कोरोना के अंदर जो आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लाठियों से ढूंढा जा रहा था इसी पड़ोस में गुजरात के अंदर, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना। भाई ऐसा कौन सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसके लिए तुम इस देश के मूल मालिकों को वहां से खदेड़ रहे हो? ऐसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें नहीं चाहिए। हमें केवल हमारे जल जंगल जमीन चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, अंत में मैं अपनी वाणी को केवल ये कहते हुए विराम देना चाहता हूं कि साथियों 2023 का चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव है। आपको ध्यान रखना है, जगदीश भाई नहीं तो जगदीश भाई जैसा कोई शेर विधानसभा में इस ढाल से पहुंचना चाहिए। और 18 विधानसभा सीटें, 18 में से 17 रिजर्व है। 17 की 17 विधानसभा सीटों को आदिवासी परिवार के नाम कर दीजिए और अपनी शासन व्यवस्था से जो तुम्हें लगे कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें लगता हो कि हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा, उस आदमी को विधानसभा में पहुंचाइए, ना कि दलालों को। और लोकसभा चुनाव है, लोकसभा की 2 सीटें हैं, उन दोनों सीटों पर आदिवासी परिवार के उम्मीदवारों को भी आपको पहुंचाने। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने 17 विधायक यहाँ से चुन के भेज दिए तो पूर्वी राजस्थान से हम लोकसभा चुनाव के अंदर 2 सांसद भेजेंगे, क्योंकि आपके आदिवासी परिवार का एक एक असर, आपके वोट का एक एक असर पूर्वी राजस्थान में होगा। साथियों, तो साथियों, अगर हमें एकजुट होना है, एकजुट होना पड़ेगा। साथियों, एक छोटी सी बात, जब बचपन में हम सब बच्चों ने एक कहानी पढ़ी है कि एक लकड़ी थी, एक लकड़ी को तोड़ दिया, 2 लकड़ी थी, 2 लकड़ियों को तोड़ दिया, 3 को दिया, 3 को तोड़ दिया एक साथ।
लेकिन जैसे ही वो लकड़ियों का घर बना उसे कोई नहीं तोड़ पाया। इसका भूल जाइए कौन मीणा है, कौन भील है, कौन उमराव है, कौन गोंड है, कौन संताल है। कहिए हम आदिवासी है, आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे। और एकजुट होकर दिखा दीजिए इन सत्ताधारियों को कि आदिवासी अब एकजुट हो चुका है। हमें बांटना बंद कर दीजिए। और साथियों एक बात बस, ये लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कि जंगल में आग लग रही थी, जंगल में आग लग रही थी और एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर उस आग को बुझा रही थी। और उस जंगल के जितने भी जानवर थे वो उस पर हंस रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे ये आग थोड़ी बुझेगी। वो चिड़िया कहती है कि मेरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा। उसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं, अगर आदिवासियों को बचाने का इतिहास लिखा जाएगा तो आप तमाम साथियों का नाम उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि हम आदिवासी हैं और जल जंगल जमीन हमारे लिए हृदय है और यह हमारा दिल है। अगर जल जंगल जमीन उजड़ गए तो हम भी मर जाएंगे। तो साथियों, इन जल जंगल जमीन को बचाना और जगदीश भाई को सच्ची श्रद्धांजलि आपको देनी है। तो आदिवासी परिवार के उन तमाम प्रतिनिधियों को आपको विधानसभा पहुंचाना है, ये बात आप जान लेना। यही जगदीश भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम प्रदेश।